अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि काजी फायज ईसा साहब का एक फ़ैसला तो अवाम ने 8 फरवरी को उड़ा ही दिया था, लेकिन उनका एक और फ़ैसला अब आईनी अदालत ने ही गलत करार दे दिया है। और ये फ़ैसला जो करार गलत दिया गया है, इससे क्या नुकसानात हुए और उसके बाद कैसे काजी फायज ईसा दोबारा खबरों की जीनत बने हुए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ अतर मिनल्ला साहब, साबिक यानी जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया डॉन न्यूज़ में, जिन्होंने इस पर बात की है कि जी क्या वजह है कि इस वक्त कोई वकला तहरीक नहीं चलाई जा रही, और फिर वो उसके रीज़न्स बताते हैं। ज़ाहिर है जो हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने भी एक तनकीदी मजमून लिखा है कि जी ये क्या हालात हैं और क्यों इस वक्त वकला तहरीक नहीं चलाई जा रही। इसके साथ साथ अफसोसनाक खबर है बलूचिस्तान से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ अली मोहम्मद खान साहब की बात करेंगे, जिन्होंने एक वजाहती ट्वीट किया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या फ़ैसला आया। तो जनाब, अजीब किस्म की पाकिस्तान की अदलिया की एक अब वक़्त हो चुकी है कि ख़ुद ही अपने फ़ैसले देते हैं और ख़ुद ही वो फ़ैसले चंद सालों बाद, कुछ अरसे के बाद वो उससे रिवर्स जिसको कहते हैं उन फैसलों को करके यू टर्न ले लेते हैं। आप कई ऐसे फैसलों की मिसाल दे सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला तो कई सालों के बाद, बल्कि दहाइयों के बाद जो है वो रिवर्स किया गया और कहा गया कि वो एक गलत फ़ैसला था। इसी तरह से अभी हाल ही में आपने देखा कि एक फ़ैसला हुआ था नस्ला टावर गिराने का फ़ैसला। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, जिसके तहत कराची की एक बिल्डिंग नस्ला टावर, जिसमें कई दर्जन मकानात थे और गरीब और मीडियोकर तबका जो था वही उसमें रिहाइश पजीर था, लेकिन मामूली सी तामीराती यानी गैर कानूनी तामीरात की जद में लाकर उसको गिराने का हुक्म दे दिया गया था और वो गरीबों का आशियाना था, उसको गिरा दिया गया था। उसके बाद चंद दिन पहले एक और केस की समाअत करते हुए उस फैसले के अहकामात भी वापस लिए गए और कहा गया कि यानी केस तो कोई और चल रहा था लेकिन उसमें उसका भी रेफरेंस था, तो वो फैसला भी गलत करार दिया गया और उसके अहकामात वापस लिए गए कि जी नस्ला टावर को गिराने के अहकामात दुरुस्त नहीं थे। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब का फैसला था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर अदलिया, और फिर कोई छोटी अदलिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों पर स्टैंड नहीं ले सकती, तो फिर आप हिसाब लगा लीजिए कि पाकिस्तान की अदलिया की क्या इस वक्त जो है वो मयार है, उसकी क्या हैसियत है और क्या उसकी बुक्कत है। यानी फिर तो आप खुद ये साबित कर रहे हैं कि आप किसी भी वक्त जो फैसले देते हैं वो किसी दबाव के तहत, किसी मफाद परस्ती के तहत दे देते हैं और उसके बाद फिर कोई और बाद में आने वाले जजेस जो हैं उन फैसलों को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि वो फैसले तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर बदनीयती पर मबनी होते हैं, दुरुस्त नहीं होते। और अब एक और ऐसा फैसला काजी फायज ईसा साहब का था, जो मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला था। आपको याद होगा ये केस भी बड़ा मीडिया में उछाला गया और बड़ी इस पर बात भी हुई और उस वक्त काजी फायज ईसा किसी बात पर टल ही नहीं रहे थे और अल्टीमेटली उन्होंने जो मोनाल रेस्टोरेंट था, जो कि आपको पता है इस्लामाबाद की पहाड़ियों में था, उसको गिराने का हुक्म दे दिया और फिर वो गिराया गया। अब उस वक्त उन्होंने उसका ये जवाब जो था वो पेश किया कि जी इससे जो यानी माहौलियाती मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं, तो ये गैर कानूनी तामीरात के ज़ुमरे में आता है वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर उसको गिराने के अहकाम दे दिए। काजी फायज ईसा का वो फैसला जिसके ऊपर एक नज़र सानी भी आ चुकी है, उसको नज़र सानी में भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी कि उसको जो काजी का फैसला था उसी को बहाल रखा गया था। और अब आईनी अदालत ने इस फैसले के ऊपर जो है अब नया फैसला दिया है और ये फैसला दिया गया है कि जी जो मोनाल रेस्टोरेंट का फैसला था वो दुरुस्त फैसला नहीं था, बल्कि उन्होंने जो इसमें ऑब्जर्वेशंस आज दी हैं नए फैसले में, अगर आप वो सुने तो आपको लगेगा कि काजी फायज ईसा पे पूरी एक चार्ज शीट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जज साहब ने तो कोई अपने ही जज्बात में फ़ैसला किया हुआ है, इसमें कानूनी हवाले भी पूरे नहीं हैं और ऐसा लग रहा है कि अदालत के अलावा फ़ैसला हुआ है, पता नहीं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है जो कि कानूनी तौर पर रेलेवेंट भी ना हो। तो ये वाज़ेह तौर पर आपको ये बताता है कि काजी फायज ईसा जो है वो एक अनस्टेबल ज़हनी मरीज़ किस्म का इंसान था और उस इंसान के हाथ में इतना बड़ा मनसब दे दिया गया और उसके बाद फिर चूँकि वो पर्सनल बुग्ज़ और इंतकाम का भी मारा हुआ था, तो उसके बाद फिर उसने वो कुछ तबाही की पाकिस्तान की अदलिया की भी, और उसके साथ साथ जो फैसले उसके दौर में आए वो एक एक करके अब गलत साबित होते चले जा रहे हैं।
पहाड़ था एक मुतनाज़ फ़ैसलों का, चाहे आप वो 63A का जो आर्टिकल के ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको रिवर्स करने का फ़ैसला ले लें, चाहे आप ये बल्ले का निशान का सबसे बड़ा जो फ़ैसला, जो उनका मुतनाज़ तरीन और ख़राब तरीन फ़ैसला था, वो फ़ैसले को आप ले लें। अभी तक तो बल्ले के निशान का फ़ैसला वापस नहीं हुआ, लेकिन ये आपको मैं बता दूँ, ये मैटर ऑफ टाइम की बात है। वक्त ने ये साबित करना है और आइंदा की किसी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत करना ही करना है, क्योंकि ये फैसला किसी जगह पे स्टैंड ही नहीं करता कि आप एक सियासी जमात से एक महज फजूल की बात के ऊपर जो है उसका निशान छीन लें। और वो सज़ा आपने सियासी जमात को नहीं दी, वो आपने करोड़ों अवाम को दी जो उस बल्ले के निशान पर मोहर लगाना चाहते थे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा काबे की छत पे खड़ा हो जाए, किसी दुनिया की कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा हो जाए, ऐसे फैसले जो हैं वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं। ऐसे लोग स्याह किरदार होते हैं और ये इस तरह के काले लोग होते हैं कि बाद में जो इनको इस्तेमाल कर लेते हैं वो भी इनको टॉयलेट पेपर की तरह फ्लश आउट कर देते हैं। इनका वो भी दिफा करने के लिए तैयार नहीं होते। और ये मैं आज देख रही थी, मैं हैरान रह गई कि नून लीग तो इस फैसले पे क्या उन्हें कहती, उन्होंने तो उनका क्या ही दिफा करना था, उल्टा नून लीग के हामी वकील एहसन भून साहब, उनकी ये दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये फैसला रिवर्स हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एहसन भून साहब के बारे में तो मशहूर है कि जनाब अगर कोई आपने फ़ैसला लेना है तो अब पहले लोग कहते थे जज कर लो, अब वो वाला भी मामला नहीं रहा, आप वकील कर लें और वो भी एहसन भून कर लें और उसके बाद आपको मनपसंद फ़ैसला मिल जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा रिलीफ मिल जाएगा। अभी तक तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि एक फ़ैसला जिस पे नज़रसानी भी हो चुकी है उसके बावजूद भी उस फैसले के ऊपर दोबारा फैसला कैसे आया। लेकिन अगर इसकी कोई कानूनी राह निकाली भी गई होगी तो उसके बावजूद भी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एहसन भून कितना तगड़ा वकील है। और उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि एहसन भून उस कमेटी में भी शामिल है कि जिसने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो जजेस ये चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट के जज बने, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तो आपको क्या ख्याल है कि वो क्या कभी भी एहसन भून को नाराज़ करेंगे और क्या वो जजेस जो कि आ चुके होंगे कोर्ट्स के अंदर वो उनको ओब्लाइज नहीं करेंगे। तो यही वो मफादात का टकराव है जिसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ किया जा रहा था 27वीं तरमीम में, 26वीं तरमीम में, कि अगर आपने जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार अपने हाथ में ही ले लिया एग्जेक्टिव ने, तो उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तस्वुर भूल जाएं। और फिर वो हमने अमली तौर पर तबाही देखी भी। तो एहसन भून साहब जिस कमेटी का हिस्सा हैं, बल्कि मैंने सुना है आज भी कोई इंटरव्यूज़ होने हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर क्या वहाँ पे जजेस की औकात होगी और क्या वहाँ पे जजेस के फ़ैसलों की औकात होगी। फिर वो फ़ैसले इसी तरह ही होते हैं कि किसी एक वक्त ने किसी एक जज ने किसी एक वजह से इन्फ्लुएंस होकर कोई फ़ैसला दिया और बाद में वही फ़ैसला जो है कोई और जज उठा के कूड़ेदान में फेंक देता है। मैं बात कर रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा का दिफा करने वाला आज कोई नहीं है, तो मैं हैरान थी कि ताहिर अशरफी साहब जो कि हमेशा हर दौर में आपको पता है हुकूमत वक्त के साथ होते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने तो पहले ही इस शख्स के बारे में कहा था कि ये एक जज नहीं है बल्कि ये एक मनफी सोच का हामिल इंसान है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि उन्होंने भी इज़हार अफसोस किया, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा पे जब रेफरेंस बना तो हम सब ने उनके साथ खड़े होकर इजहार एकजहती भी किया और उसके रेफरेंस को गलत कहा, लेकिन बाद में मनसब पर बैठने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऐसे फ़ैसले दिए कि हम खुद हैरान रह गए कि हम किसकी सपोर्ट करते रहे। मुनीर फ़ारूक साहब, ये भी इवन आप देखें इस पूरे सिस्टम के, और जब ये 26वीं 27वीं तरमीम हो रही थी सबके मतलब एक हामी ही रहे हैं हमेशा, उनकी तरफ से इवन कहा गया कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर एक ऐसा दौर था जो कि मुतनाज़ फ़ैसलों से भरा हुआ था और ये भी उनमें से एक मुतनाज़ फ़ैसला था। ये तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि अदरवाइज़ हमेशा काजी फ़ाइज़ ईसा की हिमायत में रहे हैं। अगर आप वैसे बात करें तो काजी फ़ाइज़ ईसा तो इस तरह का एक किरदार है कि जिसने जज होने के नाम के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा दिया है कि शायद ही वो कभी मिट सके। यानी अगर मैं ये कहूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का बदतरीन किरदार था तो शायद ही कोई मेरी बात से इख्तलाफ करे। और आज भी लोग उनके ऊपर उसी तरह लानतें भेज रहे हैं जैसे क्रिस्टीज़ वो जो डोनट्स वाली बेकरी थी उसके एक मुलाजिम ने भेजा था। तो काजी फ़ाइज़ ईसा मंज़र से ना सिर्फ ये कि गुमनाम हो गए बल्कि कई दफ़ा उनकी कोई वीडियो आ जाती है कि जिसमें अगर वो किसी जगह मौजूद भी हो तो कोई उनसे सलाम दुआ करना, हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उनके फ़ैसले तक उड़ा के रखे जा रहे हैं और जो लोग हैं वो उनके फ़ैसलों के ऊपर थू थू आज तक कर रहे हैं। तो ये कमाया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। आज आप पूरी अपनी ट्विटर की टाइमलाइन उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लोग काजी फ़ाइज़ ईसा को किस नाम से याद रख रहे हैं।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने उसमें ये बात कही है कि क्या वजह है कि आज वकला तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही, जबकि हालात हम देखें तो पहले से भी बुरे हैं, बदतर हैं। यानी उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में वकला तहरीक चलाई गई थी तो उसका मकसद सिर्फ इफ्तिखार चौधरी और माजूल जजेस को बहाल करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए और जजेस को तमाम तर प्रेशर्स के अलावा बालातर होकर फैसले करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आज इस तरह का माहौल नहीं है कि हमें दोबारा एक वकला तहरीक की ज़रूरत है। तो उन्होंने बेसिकली वकीलों को और सिविल सोसाइटी को झंझोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सियासतदानों पे भी तनकीद की कि जनाब आप तो कस्टोडियन हैं और आइन के और बनाने वाले हैं, और आपकी तरफ से जो है अगर एक हाइब्रिड सिस्टम को इस तरीके से सपोर्ट किया गया है, उसके हक़ में ये 26वीं 27वीं तरमीमें की गई हैं, तो फिर किस तरफ आवाम देखे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इस तरह उसके ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिखा है, लेकिन वो भी तनकीद से महफूज नहीं है। पहली बात तो ये कि सिर्फ एक आर्टिकल लिख देने से तो उनकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये जो सारा एक घड़मस हुआ है, जो धबड़दूस हुआ है अदलिया का निज़ाम, उसमें सबका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब वो जज थे जिन्होंने जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला दिया तो अतर मिनल्ला साहब ने उसके ऊपर 3-2 और 4-3 की बहस छेड़ दी थी, और वो एक मुतनाज़े उनका ऐसा फ़ैसला था जिसके बाद, यानी अतर मिनल्ला साहब का, कि जिसके बाद तमाम तर उस वक्त के नून लीग के हामियों और एंटी पीटीआई लोगों को एक नैरेटिव मिल गया और उन्होंने उसके ऊपर इतना उछाला कि उस फैसले को मुतनाज़े करार दे दिया। हालांकि वो फैसला आइन के मुताबिक था कि जब आपकी यानी फैसला वो हो गया है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी होने थे, चाहे सूबाई हुकूमत टूटी है चाहे कुछ भी है, लेकिन उसको जानबूझ के एक ऐसी लायानी बहस में तब्दील कर दिया गया कि जिसके बाद फिर आपने देखा कि जिस तरह अदलिया आहिस्ता आहिस्ता तकसीम होती रही और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नीचे तमाम जो जजेस थे वो यानी डिवाइड हो गए और वो अपना कंट्रोल खो गए, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक ग्रुप को लीड करने लगे और अल्टीमेटली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उसको लीड करते करते विन करने में कामयाब हो गए। उमर अता बंदयाल साहब जब गए तो फिर आपने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बहाली हो, उनका चीफ जस्टिस बनना हो, इन तमाम चीज़ों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे तबाही की बुनियाद ही रखी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर फिर हर जज से उसके कंडक्ट के ऊपर भी सवाल होता है कि भाई आज तो आपको ये अदलिया की तबाही पे रोना धोना याद आ रहा है, लेकिन ये भी तो मानिए कि आपका भी उसमें कहीं ना कहीं कोई हिस्सा रहा है, आपने भी उसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया है। और अतर मिनल्ला साहब तो वो जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बेल भी ग्रांट की थी और उन्हें जेल से लंदन पहुंचाने में फ़ैसला भी दिया और कहा कि उनके लिए कोई इवन श्योरिटी बॉन्ड की भी ज़रूरत नहीं है, वो बग़ैर किसी श्योरिटी बॉन्ड के जा सकते हैं। और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जेल से निकलकर लंदन की फ़ज़ाओं में परवाज़ कर गए थे। तो अब जब हम रोना धोना शुरू करते हैं तो फिर कहाँ से शुरू करें, ये बस ऐसे ही मामलात हैं। लेकिन अतर मिनल्ला साहब अगर अभी भी इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई समझते हैं संजीदगी से कि अदलिया के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, तो पहले तो उनको अपने तमाम ऐसे मुतनाज़े फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी भी लेनी होगी और उसके बाद इससे आगे बढ़कर कुछ अमली तौर पर काम करना होगा, क्योंकि महज आर्टिकल लिखने से अब बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ एक खबर और शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में बल्कि ये अली मोहम्मद खान साहब का जैसे मैंने जिक्र किया, पॉलिटिक्स से भी इस खबर शामिल करते हैं कि उनके ऊपर कल बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और उन्होंने जो एक ट्वीट किया कि भाई मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है, तो सब ने उसको इसी तरह परसीव किया कि वो अलीमा खान साहिबा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कल उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग वगैरह थोड़ी बहुत की और एक्टिविटी की थी। तो उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब का रात का एक ट्वीट आया, वजाहती ट्वीट, और उन्होंने कहा कि उनके जो ट्वीट है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा गया। उन्होंने तो पुराने किसी ट्वीट का हवाला दिया था और उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था कि मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, उनका इशारा अलीमा खान साहिबा की तरफ नहीं था। और उन्होंने फिर उसके बाद ये अज़्म का इजहार किया कि जी उनके साथ तो उनका रिस्पेक्ट का रिश्ता है, और फिर आखिर में दोबारा उन्होंने रिपीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, इमरान खान साहब इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और वो डट के उनके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह। अब जितनी मर्ज़ी आप तवील तरीन ट्वीट करें, लेकिन सोशल मीडिया का मामला ऐसा है कि जब तीर एक दफ़ा कमान से निकल जाता है तो फिर उसको वापस नहीं डाला जा सकता।
تو اگر ایسا کچھ تھا تو پہلے تو یہ کہ انہیں پتہ ہی ہوگا کہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس دوران آپ نہ ایسا ٹویٹ کرتے، لیکن آپ نے کیا اور اس کے بعد پھر پورا دن آپ اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں جاری کر سکے. ظاہری سی بات ہے اگر آپ دور بھی ہوں کہ آپ خود نہیں بھی دیکھ پائے، کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف بڑا ٹویٹر پہ محاذ چل رہا ہے، تو اس چیز کو آپ ایڈریس کر لیں. لیکن پورا دن گزرنے کے بعد رات گئے جا کے انہوں نے اس کے اوپر وضاحتی ٹویٹ دیا. دوسری بات یہ کہ اگر علی محمد خان صاحب موروثی سیاست کے اتنے ہی خلاف ہیں تو پھر جواب تو یہ بھی لیا جائے گا کہ بھائی جب اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے صرف عمران خان کے اوپر تو موروثی سیاست پہ نہ ہی نا پابندی، پھر سب کے اوپر ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کو بھی ٹکٹ ملے. یہاں ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے بھائی جو ہیں فیصل امین، ان کے پاس بھی کافی پاورز تھیں، اختیارات تھے. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بہت سے اور ایسے یعنی پرویز خٹک صاحب کا دور ہو، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا دور ہو، ایون یعنی خیبر پختونخوا میں کئی ایسے ایم پی ایز موجود ہیں جن کے بھائی یا کوئی اور رشتہ دار وغیرہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی کسی اور کیپیسٹی میں بھی کام کریں. تو ابھی آج کل تو ویسے سہیل آفریدی پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بہت اختیارات کے مالک ہیں اور وہ تو ایون صوبوں کے افتتاح بھی کرتے پھر رہے ہیں، منصوبوں کے افتتاح بھی کرتے پھر رہے ہیں. تو ان پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے اور بہت سے ان کے اپنے ایم پی ایز اس بات کے اوپر نشاندہی بھی کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کے اوپر بھی تنقید کریں نا اپنی پارٹی کے اندر. صرف علیمہ خان صاحبہ باہر نکلیں یا علیمہ خان صاحبہ یا عمران خان کی بیوی اگر باہر نکلے تو عمران خان کی فیملی کے اوپر تو موروثی سیاست کے اوپر محض پابندی نہیں ہونی چاہیے نا. پھر اگر ایک اصول ہے تو وہ تو پھر ساری پارٹی اس اصول کو فالو کرے، لیکن نیچے اس کی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہ ہو لیکن اوپر ہو تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے لوگ پھر کوشچن کریں گے. تو بہرحال یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے. اب تو لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کا پاکستان کا سیاسی ماحول ہے اس میں تو آٹومیٹکلی لگتا ہے کہ آپ کی جو اپنی آخر کار جو آپ کی اپنی فیملی ہے وہی آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے اور لوگ اس طرح سے دباؤ برداشت نہیں کر پاتے. تو موروثی سیاست کو بھی اب لوگ شاید اتنا برا نہ سمجھیں جو پی ٹی آئی کے معاملات میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.